भले ये याचिका मद्रास हाई कोर्ट में पहुंची है, अब इसका क्या होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन मन की बात तो यहाँ सामने कि 2.5 लाख की लिमिट काफ़ी कम है, बजट भी सामने है। हम हर साल लोगों से भी बातचीत करते हैं, शरद जी होते हैं इनफैक्ट वहाँ पे, तो लोगों के भी श्रीमुख से यही निकलता है कि भाई 2.5 लाख बहुत कम है। जी शरद जी, आपने कहा था कि आप इसमें कुछ और इन डेप्थ एनालिसिस हमें बताएंगे, क्या कहना है आपका इसका? अब देखिए, मैंने कहा कि जैसे कोर्ट ने भी मामला एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने केंद्र को भी भेज दिया है कि आप इसका जवाब दीजिए, वो जवाब क्या आता है वो हमें पता चलेगा, लेकिन इस पर अब आप क्या कहेंगे, आप क्या चीजें हमें बताने वाले हैं? देखिए, मैं जानता हूं केंद्र का जवाब किस प्रकार से जाएगा। मैं आपको उसके कुछ पहले से ही राज तो नहीं कहूंगा, पर लॉजिक के बेसिस पे उसको खोलता हूं कि क्योंकि जब आप टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो वित्त मंत्रालय से क्या जवाब आएगा कि 2.5 लाख एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है। एक कैलकुलेशन हम लोग टैक्स गुरु शो करते हैं, उसमें मुझे याद है इंट्रो हमने किया था, उसमें मैंने एक जगह ऐसी कैलकुलेशन दिखाई जहां पर आप 10 लाख तक कोई टैक्स नहीं देते, और वित्त मंत्रालय से भी यही आता है। आप देखिए, जो ATC की डिडक्शंस हैं, एग्जेम्पशंस हैं, एक 87A में रिबेट मिलता है, इन सब खैर में बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाता। कुल मिला के बातें कहता हूं कि 2.5 लाख के ऊपर इतनी एग्जेम्पशंस मिलती है, जैसे सीनियर सिटीजन है उनके लिए 3 लाख है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख है, पर चलिए इनको भी हम अलग रखते हैं। तो इतनी सारी एग्जेम्पशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह मिलती हैं कि वित्त मंत्रालय का कहना यह होगा कि असल में ये 2.5 लाख नहीं है, ये 2.5 लाख सिर्फ पेपर्स पे है, कैलकुलेशन के लिए है, पर जो आप एक्चुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो वो आपकी 5, 6, 7 लाख तो आम लोगों की पहुंच जाती है, तो उसके बहुत नजदीक पहुंच जाती है। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक ये रहेगा इनकी तरफ से कि जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारे देश की, विपिन, इसमें ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, और ये मैक्रो लेवल की बात है, ये इस याचिका से ऊपर उठ के ये बात मैं कर रहा हूं कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारे देश की 10% से नीचे है, जबकि आप अगर हम विकसित देश बनने की कोशिश करें, एक डेवलप्ड कंट्री बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम से कम 15% के आसपास होना चाहिए। हम अभी उससे बहुत दूर हैं। तो 1.5 करोड़ लोग जो टैक्स देते हैं, विपिन, अब मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, अगर इसको 8 लाख कर दिया जाता है, मेरे ख्याल ये जो 7 करोड़ रिटर्न्स फाइल होती हैं वो रिटर्न्स गिर के आधी रह जाएंगी, और जो लोग टैक्स देते हैं उनकी गिनती भी शायद आधी रह जाए। तो कुल जो हमारी टैक्स की कलेक्शन है वो सीधा, तो मेरे ख्याल सरकार का ये कहना रहेगा कि फिस्कल ऑब्जेक्टिव और रिजर्वेशन ऑब्जेक्टिव, दोनों ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, इन दोनों चीजों को रिलेट नहीं करना चाहिए। और जो मैंने सबसे पहले बात कही थी विपिन, वो मुझे लगता है सबसे मजबूत तर्क जो सरकार देगी कि वहां फैमिली की बात हो रही है, यहां इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो अगर एक फैमिली में 3 कमाने वाले भी हैं तो 2.5 लाख करके 7.5 लाख हो जाता है। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं उसको दोहराना चाहूंगा क्योंकि हम आप कार्यक्रम के अंत में इसका कंक्लूजन जरूर निकालना चाहेंगे, और मुझे बहुत जल्दी है कंक्लूजन निकालने की कि इसका समन्वय कहीं बीच में ही बनता है। इसका समन्वय 5 लाख में कुछ तुम आगे हाथ बढ़ाओ, कुछ हम आगे हाथ बढ़ाएं, कुछ एग्जेम्पशन लिमिट हाथ बढ़ाएं, कुछ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिमिट को नीचे किया जाए, तो आपको इसका समन्वय बनता दिखेगा। वरना यह बात सच है कि 2.5 लाख बहुत कम है और 8 लाख बहुत ज्यादा है, इस बात को नकारा विपिन नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल वाजिब है। कोई एक मीडियन तलाशना होगा जिसमें 8 लाख को नीचे लाना पड़ेगा और 2.5 लाख को थोड़ा ऊपर खींचना पड़ेगा। तो धर साहब, यहाँ पर चूंकि EWS में अब पूरी डेफिनेशन अलग है, वहां पर किस तरह से इनकम को जोड़ना है, पूरी फैमिली को इंक्लूड करना है, साथ में उसमें यह भी है कि अदर इनकम्स भी जुड़ती है ना, कि जो इनकम को जोड़ने का क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। इनकम टैक्स में आप उसको अलग ढंग से देखते हैं, और जो कोहली साहब कह रहे हैं कि वो एक इंडिविजुअल के लिए रहता है और यहाँ एक कलेक्टिव है। बट अब ठीक है, याचिका लगी है तो लगी है, लेकिन ये एक बड़े पैमाने पे ये बताती है कि क्या हम क्या डिफाइन करें। जब हमें डिफाइन करना है कि हमें रिजर्वेशन की तरफ जाना है या कुछ और भी, जहां तक मुझे अंदाजा है तो जो OBC रिजर्वेशन होता है उसमें भी एक जो क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट है कि वहां भी ये सीमा 8 लाख ही है शायद, कि 8 लाख के ऊपर जो है उसे आप क्रीमी लेयर मानेंगे और उसको मैं आपको बताता हूं सर जी, नॉन क्रीमी लेयर OBC के तहत, अब मैं बताता हूं इसमें भी विडंबना कैसी है, मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहूंगा। नॉन क्रीमी लेयर के अंदर OBC को नियरली आरक्षण जो है वो 27% है, लेकिन जो भी SC ST हैं और OBC हैं, इनको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को नहीं मिलते हैं। बनस्पत की अपन को 10% कोटा भी दे दो, जैसे पहला मल्टीपल अटेम्प्ट वो दे नहीं सकते, दूसरा एज की रिलैक्सेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को मिल नहीं सकती, कट ऑफ लोअर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को नहीं हो सकता। तो अब सवाल ये भी आ रहा है तो कम से कम कट ऑफ के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए कोई प्रावधान कर दिया जाए या अलग सेटअप बनाए। अगर आप इस पे भी देखें OBC SC और ST के अगर मैं आंकड़े रखूं 2020-21 और 19-20 के, तो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट में IIT
जिसमें बॉम्बे भी आते हैं, आईआईटी और आईआईएम के अंदर, आईआईटी के अंदर मैं नंबर लूं तो 82% सीटें पीएचडी स्कॉलर्स की खाली थी, 80% 1920 में थी। सिमिलरली शेड्यूल कास्ट के लिए 61 एंड 62% सीटें वैकेंट थी। मतलब कहने का मतलब यह है कि रिजर्वेशन रखी है, इंप्लीमेंट भी हो रही है, लेकिन काफी जगह पे वो फिल भी नहीं हो रही है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि 80% लोग आईआईटी में फ्रॉम एससी एसटी नहीं जा रहे हैं और उनको हालांकि पूरे बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, वहीं पे अगर एक जनरल कैटेगरी का है लड़का या लड़की हैं जिनके पास वो संसाधन नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके और वो छोड़ के चले जाते हैं और फिर यहां पे छोड़ के चले जाते हैं, तो वो एक दिक्कत आ जाती है। इसमें एक वीकर पॉइंट है, जब हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जब गणना करते हैं या जब हम रूल्स डिफाइन करते हैं, उसमें जो थोड़ा सा एक पेन पॉइंट आता है वो आता है कि जो लैंड होल्डिंग है, लैंड होल्डिंग आपकी 5 एकड़ से कम होनी चाहिए, एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग। अब चक्कर यह है कि अगर हम भारत के हिसाब से कैलकुलेट करें इनकम बेस्ड ऑन 5 एकड़, वो कह रहे हैं अगर 5 एकड़ है, भले वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी 5 एकड़ है तो कमा कितना रहे हो। टेक्निकली हिंदुस्तान में 1 एकड़ पे जो केरला के लोग हैं वो हिंदुस्तान में नियरली औसतन 50 या 55 हजार रुपया पर एकड़ कमाया जाता है। अगर उस हिसाब से देखें तो वैसे ही 8 लाख की इनकम नहीं हो रही है, ज्यादा से ज्यादा 8 या 10 लाख की इनकम हो भी जाएगी। लेकिन अगर आप यूपी के किसानों को देखें, जो सबसे बड़ा पॉपुलेटेड प्रदेश है, जनसंख्या और सबसे बड़ी जमीन जहां पे है, जहां पे पॉपुलेशन और खेती बाड़ी है, वहां उनको 31,000 रुपया कम मिलता है एज ए एमएसपी एज कंपेयर टू फार्मर्स जो कि केरल में है। ये रिसेंट रिपोर्ट आई थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अब वही एक पेन पॉइंट है, क्योंकि जो ये एग्रीकल्चरल लैंड वाला जो क्राइटेरिया आता है कि किसी के पास अगर 5 एकड़ है, जरूरी नहीं है कि उसकी इनकम 5 एकड़ रखी है। अगर मेरे पास 5 एकड़ के बियाबान पड़े हुए हैं तो मेरी इनकम जस्टिफाई नहीं करेगी, लेकिन मेरे को वो फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी नहीं मिली बनस्पत की मैं जनरल कैटेगरी में। राइट और कुछ इसमें घर वगैरह का भी क्राइटेरिया, खैर थोड़ा विषयांतर हो गया, लेकिन क्योंकि मामला ईडब्ल्यूएस से निकला है, आरक्षण से निकला के ईडब्ल्यूएस से उसकी तुलना की गई है, तो ये इस बात को भी समझ लेना ठीक था। लेकिन मेनली फोकस तो इनकम टैक्स पर। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं मैं, लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कोहली साहब कह रहे थे इसको थोड़ा कंक्लूड करेंगे कि अब ठीक है, ये तो एक याचिका पहुंची कोर्ट के अंदर, लेकिन अब जो वक्त है, जितनी महंगाई के जमाने में हम पहुंच चुके हैं और जो दूसरी इनकम एक्सपेक्टेशंस हैं और जिस तरह की स्थिति है, तो क्या इस 2.5 लाख की सीमा को अब वक्त हो गया है कि अब ये आगे बढ़े तो कितनी बढ़े। और फिर जैसा उस मीडियन की बात कर रहे थे कोहली जी के, वो 8 लाख खिसक के थोड़ा ऊपर आए और ये 2.5 लाख थोड़ा आगे बढ़े, क्या वो भी होता हुआ नजर आएगा। एक छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।